हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे स्प्रिंग बूट ट्यूटोरियल, और हम लोगों ने अपने वीडियो में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली हैं। इवन आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे रेस्ट एपीआईज बनाना सिखा दिया था, और लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि कैसे हम लोग HTTP स्टेटस को अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपने एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा डेटा नॉर्मली डेटाबेस में ही स्टोर होता है हमेशा। अब डिपेंड करता है आप कौन सा डेटाबेस यूज़ करोगे, टोटली डिपेंड करेगा। चाहे आप MySQL यूज़ कर रहे हो, चाहे आप Oracle यूज़ कर रहे हो, चाहे आप DB2 यूज़ कर रहे हो, चाहे आप MongoDB यूज़ कर रहे हो, बट डेटाबेस इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर जहाँ पे आप डेटा को स्टोर करते हो। तो हम अपने प्रोग्राम को डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे थे, यहाँ अगर हम आएँ और हम लोग देखें अपने प्रोजेक्ट में, तो हम लोग यूज़ कर रहे थे फेक सर्विस। मतलब हम लोग एक टेम्पररी सर्विस यूज़ कर रहे थे, फेक मतलब झूठी टाइप की सर्विस यूज़ कर रहे थे, जो क्या कर रहा था, हमारे डेटा को बस दे रहा था, वो एक्चुअल डेटाबेस में नहीं था। तो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे स्प्रिंग डेटा JPA डेटाबेस को, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। अगर आपको चीज़ देखनी है तो मैं यहाँ पे वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, एकदम कंप्लीट वीडियो JPA विद स्प्रिंग बूट एक्सप्लेनेशन, और एक दो वीडियो आप देख लीजिएगा 10 से लेकर के आप कम से कम 12-13 तक वीडियो देख लीजिएगा, तो आप समझ जाओगे। और वही चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चले स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाला हूँ प्रोजेक्ट से रिलेटेड। सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, और कुछ नहीं देखना है आपको, पहले आ जाना है pom.xml फाइल में, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टार्टर डिपेंडेंसी लगाने वाले हैं स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा JPA की। तभी हमें डेटाबेस का फीचर, हम लोग JPA वाला फीचर यूज़ कर पाएंगे। तो सिंपली आपको अगर VS कोड में हो तो बहुत आसान है, राइट क्लिक करो और यहाँ पे सिंपली आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा ऐड स्टार्टर अपने pom.xml। सबसे पहले आप pom.xml ओपन कर लो। भाई बहुत सारे लोग पूछने लगेंगे सर कहाँ पे राइट क्लिक करके ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली pom.xml ओपन करो, राइट क्लिक करो, यहाँ ऐड स्टार्टर है, और सिंपली जब आप करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप सर्च करना JPA, और स्प्रिंग डेटा JPA को आप सेलेक्ट कर लोगे और एंटर कर दोगे, और सिंपली प्रोसीड कर दोगे। सो आप देखोगे थोड़ा सा टाइम लेगा, और आप देखोगे तो यहाँ स्प्रिंग डेटा JPA कहीं आ गया होगा। ये देखिए यहाँ से लेके और स्प्रिंग डेटा JPA आ गया। ये तो VS कोड में। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, नेट ओपन कर सकते हो और यहाँ पे जाके सर्च भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे टाइप किया स्प्रिंग डेटा JPA स्टार्टर मेवन, और आप जुगाड़ है भाई, सबको करने का अपना अपना जुगाड़ है। तो सिंपली आप यहाँ ओपन करोगे और आपको जो डिपेंडेंसी मिलेगी, देखो आप वर्जन यहाँ से सेलेक्ट कर लो, और जो भी डिपेंडेंसी आपको मिलेगी, ये देखिए वही वाली डिपेंडेंसी, इसको कॉपी कर दिए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। तो आप किसी दूसरे में हो, IDE में है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब आपने इतना काम किया तो आपको सारे फीचर्स मिल गए, और साथ ही साथ में सारे फीचर्स इनेबल भी हो गए। मतलब क्योंकि भैया स्प्रिंग बूट की सबसे बढ़िया फीचर, स्प्रिंग बूट का सबसे बढ़िया और मतलब सबसे खतरनाक वाला चीज़ क्या है, ये ऑटो इनेबल कर देता है चीज़ें। तो मतलब बढ़िया चीज़ तो है, ऑटो इनेबल हो गया। अब सब कुछ, अब बस बेसिकली मुझे डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखो अब हमारा ये हो गया। अब हम एंटिटी बना लेते हैं। अगर आपको हाइबरनेट पता हो तो हम एंटिटी बना लेते हैं। तो हमारे देखो हमारी एंटिटी एक बनी हुई है बुक, बस मुझे सिंपली इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको एंटिटी बनाने के लिए हम यहाँ आएंगे और लिखेंगे एंटिटी, ठीक है, एंटिटी। ठीक है, तो देखते हैं कुछ दिक्कत कर रहा है। ठीक है, सो हम लोग आ जाते हैं यहाँ मेवन पे, और इसको एक बार रीलोड कर लेते हैं। ठीक है, रीलोड कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे एंटिटी ऐड किया है तो हमारा आना चाहिए ना। ठीक है, एंटिटी देखिए आ गया, रीलोड किया तो हम एंटिटी यूज़ कर लेंगे। तो कभी भी आपकी डिपेंडेंसी नहीं लोड होती तो आप यहाँ मेवन पे आके एक बार इसको रीलोड कर लीजिएगा, रिफ्रेश कर लीजिएगा। ठीक है, चलो परफेक्ट है। अब आ जाए एंटिटी। अगर आपको टेबल का नाम रीनेम करना है तो आप यहाँ टेबल एनोटेशन भी यूज़ कर सकते हो, और आप लिख सकते हो यहाँ नेम, सॉरी आपको नेम पैरामीटर लिखना है, उसकी वैल्यू आप अपने टेबल का नाम लिख सकते हो, सपोज मेरे बुक्स। ठीक है, बुक्स। तो बेसिकली जो हमारे डेटाबेस में टेबल बनेगी उसका नाम होगा बुक्स, और ये एंटिटी मतलब ये ट्रीट होगा एज अ एंटिटी। ठीक है, अब एंटिटी जब भी बनाते हो तो आपको एक प्राइमरी की बनानी होती है। तो हमारी जो बुक ID है इट इज़ अ प्राइमरी की, तो हम यहाँ पे आएंगे, लिख देंगे ID, और इसको मुझे इंक्रीमेंट करना है ऑटो, तो हम यहाँ लिखेंगे जनरेटेड, और यहाँ सिंपली वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटर्जी में हम लेंगे जनरेटेड टाइप डॉट ऑटो। परफेक्ट है। तो ये बेसिकली क्या होगा, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन डेटाबेस एल्गोरिदम जो इंक्रीज करने की कैपेबिलिटी होगी, उस हिसाब से हर एक बुक के लिए ये ID ऑटोमेटिक जनरेट होगी। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। परफेक्ट है। बाकी अगर आप कॉलम का नाम चेंज करना चाह रहे हो, ऑथर का नाम चेंज करना चाह रहे हो, तो सिंपली कर सकते हो। यहाँ पे कॉलम एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। सपोज आपको यहाँ पे बुक ID करना है तो आप यहाँ पे एक कॉलम
एनोटेशन होता है, और कॉलम एनोटेशन के बाद आप यहाँ पे नेम दे सकते हो, तो यहाँ पे आईडी या बुक आईडी लिख दो तो ये बुक आईडी आ जाएगा। तो बेसिकली आप कॉलम एनोटेशन सिर्फ इसी पे नहीं, इस पे भी यूज़ कर सकते हो, इस पे भी यूज़ कर सकते हो, इस पे भी यूज़ कर सकते हो। तो बस दो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एक एंटिटी एंड एक आईडी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये होनी ही होनी चाहिए, बाकी तो ऑप्शनल है, आप रखो चाहे ना रखो, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो गए, सबसे पहला pom.xml में स्टार्टर ऐड कर लिया, दूसरा यहाँ पे एंटिटी क्रिएट कर ली। नाउ नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं। डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया डेटाबेस की इन्फॉर्मेशन क्या है, किस पोर्ट पे चल रहा है डेटाबेस, ये सारी चीज़ क्या है। तो आप सबसे पहले ओपन कर लोगे अपना डेटाबेस। कैसे डेटाबेस ओपन कर लोगे, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगर आपके पास जैम्प है तो जैम्प से ओपन कर लोगे, अदरवाइज यहाँ आप MySQL टाइप करोगे तो देखो MySQL 8 क्लाइंट आ गया। एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ टाइप करेंगे MySQL, अब देखोगे MySQL 8.0 आ गया। इसको सिंपली क्लिक कर लोगे और यहाँ अपना पासवर्ड डाल दोगे, तो मैं अपना पासवर्ड डाल कर देता हूँ, परफेक्ट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है डेटाबेसेस, तो अगर मैं देखूँ मेरे पास 100 डेटाबेसेस, ये डेटाबेस, अगर आपको डेटाबेस नहीं आ रहा है तो मैंने एक वीडियो बना के रखी है भाई, इसको पहले देख लेते हैं फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। 100 डेटाबेसेस, ठीक है, तो ये सारे डेटाबेसेस दिख जाएंगे। तो अगर आपको डेटाबेस नहीं आ रहा है तो मैंने एक वीडियो बना के रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब काफ़ी कमाल की वीडियो है, और आप जाके इस वीडियो को देखिए और आप सारी चीज़ समझ जाओगे, ठीक है। कौन सी वीडियो भाई, अगर आओगे तो मैंने यहीं पे कहीं वीडियो बना के रखी है, लर्न MySQL इन 1 वीडियो, आप सर्च भी कर सकते हो, लर्न MySQL, लर्न कोड विद दुर्गेश, या कोड विद दुर्गेश भी टाइप कर दोगे गूगल पे तो आ जाएगा, ठीक है। या यही सेम वीडियो आपको मिल जाएगी यहाँ पे, लर्न टेक्नोलॉजी इन 1 वीडियो की प्लेलिस्ट में मैंने डाल के रखी है। तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ लर्न टेक्नोलॉजी इन 1 वीडियो वाली आप प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ कर लेना, उसी में आपको वो वाली मिलेगी, वो 1.5 घंटे की वीडियो है, 1 डेढ़ घंटे की वीडियो आप देखोगे तो कंप्लीटली आप समझ जाओगे, ठीक है। तो सिंपली कॉन्फ़िगरेशन, हम लोग किस डेटाबेस में हम लोग डेटा रखना चाह रहे हैं, तो सपोज मेरे पास लर्न डेटाबेस है या नहीं डेटाबेस होता, सपोज इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, हम ड्रॉप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ड्रॉप डेटाबेस लिखना होता है, तो हम लोग यहाँ ड्रॉप डेटाबेस लिख देंगे, ठीक है। तो आप देखोगे ड्रॉप हो गया डेटाबेस परफेक्टली। अब अगर आप 100 डेटाबेस देखते हो तो आपको यहाँ पे देखो नहीं मिलेगा, आपको एक डेटाबेस क्रिएट कर लेना फ्रेश टाइप का, ठीक है। तो हम कर लेते हैं, हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस और हम लिख देंगे यहाँ YouTube API लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं, तो आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। आप देखोगे तो यहाँ पे YouTube API परफेक्ट डेटाबेस है, ठीक है। इसी के अंदर हम डेटा रखेंगे, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आप इसको मिनिमाइज कर देना है और आपको आ जाना यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, अपने एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर स्ट्रक्चर हैं, आप देखोगे यहाँ पे, तो आपके पास एक रिसोर्स नाम का फोल्डर होगा, क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा application.properties। तो आप सबको पता है कि स्प्रिंग बूट में कॉन्फ़िगरेशन हम कहाँ से करते हैं, application.properties फाइल से करते हैं। तो हम लोग डेटा सोर्स की इन्फॉर्मेशन यहीं पे स्टोर करेंगे, देखो कैसे। अच्छा, सबसे पहले आपको एक डेटा सोर्स रखना होता है, तो आप रख सकते हैं spring.data source, तो आप कंट्रोल स्पेस करो, शायद बता देगा, देखते हैं डेटा सोर्स, देखिए डेटा सोर्स डॉट, देखिए नेम बता रहा है, तो एक डेटा सोर्स का नाम लिखना, आप यूनिक नाम दे सकते हो, सपोज आप यहाँ दे सकते हो YouTube_API। उसके बाद URL सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे URL टाइप करो, ये बताएगा कुछ हेल्प, देखिए स्प्रिंग डॉट सिर्फ URL टाइप किया, लेकिन आपको लेना है spring.datasource.url, तो आप यहाँ पे datasource.url और ये बेसिकली आपका URL, तो मैं लिखूंगा JDBC::, MySQL ://localhost: 3307 पे मेरा चल रहा है और अपने डेटाबेस का नाम लिखना है, तो मैं लिखूंगा YouTube API। अब बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये बेसिकली डेटाबेस का नाम है और ये क्या चीज़ है, तो ये बेसिकली आपके डेटा सोर्स का नाम है, ये आप कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे मैं D1 भी लिख सकता हूँ, डेटा सोर्स 1, ठीक है। अगर आप नहीं लिखोगे तब भी बहुत बार चल जाता है, ठीक है। सो आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे, ये बेसिकली आपके डेटाबेस का नाम है और ये URL एज इट इज होगा, जिसने JDBC या स्प्रिंग JDBC वगैरह पढ़ के रखा होगा, हाइबरनेट वगैरह, उसको पता होगा URL क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे यूजर नेम लिखना है, तो मैं लिखूंगा datasource.username और यूजर नेम बेसिकली मेरा रूट है, ठीक है। और यहाँ datasource.password और पासवर्ड बेसिकली हमारा रूट है, परफेक्ट है। अब यहाँ पे ड्राइवर क्लास नेम लिखना है, तो हम लिखेंगे datasource.driver क्लास नेम और बेसिकली हमारी ड्राइवर क्लास नेम है हमारा, कैसे निकालेंगे भाई ड्राइवर क्लास नेम, तो अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी जावा एक फाइल पे आ सकते हो, यहीं पे क्लास को लेने के लिए सिंपली बस, और यहाँ पे सिंपली आप टाइप करो, एक क्लास है MySQL, कंट्रोल स्पेस दबाओ, नहीं नो कोई सजेशन नहीं दे रहा है, इसके नीचे टाइप करना स्टार्ट करो, ये सब जुगाड़ है। MySQL, देखो MySQL डायलेक्ट 5. MySQL 8 वाला मैं लूँगा, ये वाला लूँगा। तो जैसे आप एंटर करोगे तो आपको पैकेज मिल जाएगा, तो आप ये पैकेज उठा सकते हो, पैकेज के साथ क्लास नेम भी तो आ रहा है, उठा सकते हो और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर सकते हो, तो डेटा सोर्स का नाम भी आ जाएगा परफेक्टली।
आई थिंक समझ गए आप लोग, ठीक है। अब यहाँ से हटा दो, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ मैंने ऐसे ही लिया था पैकेज का नाम और फुल्ली क्वालिफाइड क्लास नेम देखने के लिए, बाकी यहाँ से आप हटा दो और यहाँ पे आपका परफेक्टली हो गया, ठीक है। मतलब कितनी इन्फॉर्मेशन रख दी आपने, URL रख दिया, यूज़र नेम रख दिया, पासवर्ड रख दिया, पासवर्ड रख दिया, ठीक है, ड्राइवर क्लास नेम रख दिया, 4 हो गई। अब आपको कोई अगर हाइबरनेट की प्रॉपर्टीज स्टोर करनी है तो आप वो भी लिख सकते हो, spring.jpa.properties. और यहाँ पे लिख सकते हो hibernate.dialect। अच्छा डायलेक्ट, अच्छा एक चीज़ गलत हो गया भाई, उल्टा हो गया, तो ध्यान दो, ये डायलेक्ट है, ये आपका डायलेक्ट है, तो ये डायलेक्ट आप इसमें डाल दो, ठीक है, डायलेक्ट नीचे वाला है। और ड्राइवर क्लास नेम तो आपका क्या है, mysql.jdbc.driver। और लेटेस्ट अगर मैं यूज़ करूँ तो MySQL के बाद हम लगा देंगे CJ। तो ये चीज़ याद रखना, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, तो आपको क्या करना है, ये चीज़ देखना है। जो ड्राइवर क्लास नेम होता है तो ये होता है, ठीक है। और बेसिकली इसमें क्या है, ये चीज़ आपका पैकेज का नाम है, ये आपका ड्राइवर क्लास नेम है, तो क्लास नेम हमेशा कैपिटल से होता है, और ये आपका बेसिकली डायलेक्ट है। तो परफेक्ट, आप समझ गए। और मैं यहाँ पे टेबल खुद से क्रिएट करना है, तो मैं DDL वाली प्रॉपर्टी अपडेट करूँगा। तो कैसे करूँगा, आप लिखोगे spring.jpa.hibernate.ddl-auto, और इसको मैं अपडेट कर दूँ। इससे होगा कि टेबल अपने आप से क्रिएट हो जाएगी, जितनी एंटिटी मिलेंगी उतनी टेबल क्रिएट हो जाएंगी। तो एक बुक एंटिटी है तो बुक की टेबल हमें डेटाबेस में अपने आप से क्रिएट हो जाएगी परफेक्टली। अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा एक डिपेंडेंसी तो हम लोग ने ऐड ही नहीं की भैया, MySQL कनेक्टर, तो मुझे याद भी नहीं रहा, आप लोगों ने याद भी नहीं दिला है, ठीक है। तो आप फिर से pom.xml में आ जाओ और यहाँ पे राइट क्लिक करो, ऐड स्टार्टर, और यहाँ पे आप MySQL ड्राइवर, देखिए ये वाला MySQL ड्राइवर भी, इसको भी ऐड कर लो, ठीक है, इसको भी ऐड कर लो और प्रोसीड पे क्लिक कर दो। तो आप देखोगे यहाँ पे ऐड हो जाएगा MySQL कनेक्टर, ठीक है। कनेक्टर इसलिए जिससे कि हम लोग डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्टिविटी कर पाए। एक बार मेवन को आप रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है, मेवन को मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर लिया, परफेक्ट है। अब बात आ गई कि हम, अब ये तो मतलब सेटअप, नॉर्मल सेटअप हो गया। अब बात आ गई कि हम लोग क्लासेस कहाँ पे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। तो सिंपली बेसिकली आपको क्या बनाना होता है, रेपोजिटरी बनाना होता है, रेपोजिटरी बनाना होता है। तो हम लोग रेपोजिटरी क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको पता हो कि इस रेपोजिटरीज की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटाबेस में वैल्यूज को डालेंगे और रेपोजिटरी हमें मेथड प्रोवाइड करेगा काम करने के लिए। तो हम लोग आ जाएंगे, एक पैकेज बना लेंगे, ठीक है। पैकेज कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है, अपने बूट रेस्ट बुक पे राइट क्लिक करिए, न्यू फोल्डर, और इस फोल्डर का नाम दीजिए डाओ। बेसिकली ये लेयर्स को अलग करने के लिए ये फोल्डर इसलिए जैसे कि आपको पता हो एंटिटीज इसमें है, कंट्रोलर्स इसमें है और सर्विसेज इसमें है। तो डाओ में हमारी डेटाबेस लेयर होगी, ठीक है। तो हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक इंटरफेस बनाएंगे, तो हम न्यू लिखेंगे जिसका नाम रखेंगे बुक रेपोजिटरी डॉट जावा, ठीक है, परफेक्ट है। और ये बेसिकली इसको मैं इंटरफेस बनाऊंगा, बहुत आसान है, ठीक है, इंटरफेस। अब इसके पास डेटाबेस की प्रॉपर्टीज कहाँ से आएंगी, तो बेसिकली मैं एक्सटेंड करूंगा एक नए इंटरफेस का जिसका नाम है CRUD रेपोजिटरी या JPA रेपोजिटरी, CRUD रेपोजिटरी। बस इतना काम करोगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको वो सारे मेथड्स मिल जाएंगे। बट मुझे एक और मेथड चाहिए कि भैया मैं बुक को बाय आईडी निकाल सकूँ, फाइंड बाय आईडी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मेथड और मेंशन करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे बुक बाय आईडी के लिए क्या लिखेंगे भाई, देखो हम लिखेंगे पब्लिक और सिंपली यूज़र बुक ले लेते हैं, बुक और सिंपली लिखेंगे फाइंड बाय और हम लोग आईडी लिख देंगे और यहाँ पे एक आईडी पास कर देंगे, इंटीजर आईडी, परफेक्ट है। अब एक चीज़ हमें और बताना होता है अपने रेपोजिटरी में, सिंपली CRUD रेपोजिटरी में एक ये जेनरिक टाइप होता है। तो बेसिकली मुझे बताना होता है कि हमारा डेटा जो हैंडल करना है वो मुझे बुक का हैंडल करना है, ठीक है, कॉमा लगा के। जो उसकी आईडी है वो किस टाइप की है, तो मैं कहूँगा वो इंटीजर टाइप की है। तो मैं यहाँ क्लास लिख देता हूँ, रैपर क्लास यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, इंटीजर टाइप की है, परफेक्टली। तो आप समझ गए होंगे क्या है इसमें, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। देखिए इंटरफेस बुक रिपोजिटरी है, एक्सटेंड कर रहा है CRUD रिपोजिटरी को। दो चीज़ आपको बतानी है कि हमें क्या चीज़ हैंडल करनी है, एक बुक का ऑब्जेक्ट हैंडल करना है जिसकी आईडी इंटीजर टाइप की होगी, और एक ये मैंने बेसिकली बता दिया है जिससे कि मैं बुक फाइंड बाय आईडी के थ्रू बुक को फेच कर सकूँ। तो अब देखते हैं, इसको फेच करेंगे, शायद ये लिस्ट देगा, क्या देगा वो चीज़ तो बाद में पता चलेगी, ठीक है, क्या देखते हैं, बट शायद ये सही देगा। चलिए अब इसी रिपोजिटरी को हमें यूज़ करना है अपने सर्विस में। तो जो हम फेक सर्विस बना रहे थे ना, ये वाली, यहाँ पे अब हमें एक्चुअल वो फंक्शंस कॉल करने हैं उसके, ठीक है। तो अब देखो, अब हमें लिस्ट नहीं चाहिए, तो हम इसको लिस्ट को कमेंट कर देते हैं
और स्टैटिक चीज़ भी नीचे है तो इसको भी कमेंट कर देते हैं। और अभी बस मॉडिफिकेशन करना है। और यहाँ पे बेसिकली मुझे चाहिए अपने किसका ऑब्जेक्ट, अपने डाओ में जो अभी हम लोगों ने बुक रिपोजिटरी बनाया था उसका ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइवेट और हम लिखेंगे बुक रिपोजिटरी, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे बुक रिपोजिटरी, ठीक है। और इसको सिंपली ऑटो वायर कर देंगे, ऑटो वायर कर देंगे तो इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। अब हम लोग सिंपली जब मुझे ऑल बुक गेट करनी है तो मैं इस बुक रिपोजिटरी की हेल्प से गेट करूँगा, ना कि लिस्ट। तो मैं लिखूँगा दिस बुक रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, ठीक है, फाइंड ऑल। अच्छा, इसमें और भी चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी, डायरेक्ट लिस्ट नहीं रिटर्न करेगा, इटरेबल वगैरह रिटर्न करेगा। तो आप देखते जाओ, यहाँ पे लिख दो दिस डॉट बुक रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। देखो फाइंड बाय आईडी है, फाइंड ऑल है, तो ये इटरेबल बेसिकली रिटर्न करता है, ठीक है। और आप यहाँ पे तो ये इटरेबल रिटर्न कर रहा है, तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, इटरेबल हम लोग, क्योंकि इटरेबल तो भैया सबकी पेरेंट क्लास इंटरफेस है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इटरेबल को टाइपकास्ट कर सकते हैं लिस्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस देखते जाओ, हम लोग फाइंड ऑल करेंगे और यहाँ हम लोग एक लिस्ट ले सकते हैं, लिस्ट। तो बस एक सेकंड रुको, लिस्ट ऑफ बुक और यहाँ पे हम लोग लिस्ट लेंगे और इसको सिंपली टाइपकास्ट कर देंगे। टाइपकास्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लिस्ट में, क्योंकि पेरेंट क्लास को चाइल्ड क्लास में ऑब्वियसली बात टाइपकास्ट कर सकते हैं, टाइपकास्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप देखो ये जो था वो पेरेंट जो इटरेबल रिटर्न कर रहा था वो सबसे टॉप पेरेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था, तो मैंने सिंपली टाइपकास्ट कर दिया और सिंपली यहाँ पे मैं लिस्ट को रिटर्न कर दूंगा। तो जितनी भी लिस्ट होंगी हमारी आ जाएंगी, रिटर्न हो जाएंगी। तो बेसिकली इंप्लीमेंट हो गया ये बुक रिपोजिटरी, मतलब डेटाबेस से आ जाएंगी। अब देखो बुक बाय आईडी लाने के लिए अब आपको सिंपली यहाँ पे कलेक्शन नहीं लगाना है, क्योंकि हमें फेक सर्विस नहीं यूज़ करनी है। बुक फाइंड बाय आईडी बहुत आसान है, अब आपको दिस डॉट गेट फाइंड बाय आईडी यूज़ करना है, जो मैंने अभी मेथड बनाया हुआ था, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय दिस डॉट, पहले तो आप बुक रिपोजिटरी यूज करो डॉट फाइंड बाय आईडी और अपनी आईडी पास कर दो, जो कि आईडी आ रही है, दैट्स इट। ये आपको बुक का ऑब्जेक्ट दे देगा, तो मैं उसे बुक में स्टोर कर दूंगा, परफेक्ट है। तो एक ही लाइन में इसका भी काम हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऐड बुक करना है। तो ऐड बुक करने के लिए बहुत आसान है, आप बुक रिपोजिटरी यूज करो, बुक रिपोजिटरी डॉट सेव और अपनी एंटिटी पास कर दो, ये आपको एंटिटी रिटर्न भी कर देगा। हाँ सॉरी, ये अपनी एंटिटी रिटर्न भी कर देगा, तो आप इसको स्टोर कर सकते हो रिजल्ट, ठीक है। और हम इस रिजल्ट को अब यहाँ से रिटर्न कराएंगे, ना कि उसको रिटर्न करें। तो बुक रिपोजिटरी सेव हो जाएगा। दिस बहुत बार लिखना है, नहीं लिखना है, आप दोनों कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट वो इंस्टेंस वेरिएबल को ही रेफर कर लेता है परफेक्टली, आप समझ गए होगे। अगर नीचे आते हैं तो अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीट भी कैसे करना है, देखिए डिलीट करने के लिए भी आपको यूज करना है बुक रिपोजिटरी डॉट डिलीट ऑल कर सकते हो, खुद की वो वाली एंटिटी पास कर सकते हो, ठीक है, या डिलीट बाय आईडी कर सकते हो। तो आईडी आ ही रही थी, आप यहाँ पे आईडी पास कर दो, डिलीट कर देगा, परफेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट करना है, तो अपडेट के पास आपके पास अपडेट है, तो अपडेट बुक आ ही रहा है, तो आप क्या करो, सिंपली आपको ये चीज़ नहीं लगानी है, क्योंकि अब आपको फेक आईडी से थोड़ी ना अपडेट करनी है, ठीक है, फेक सर्विस है। अब आपको सिंपली बुक रिपोजिटरी डॉट बुक रिपोजिटरी डॉट अपडेट का तो कोई है ही नहीं, ठीक है, अपडेट का तो है ही नहीं। तो आप देखो अपडेट का है नहीं, तो अब अपडेट का है नहीं तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बट आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सेव और अपडेट एक ही काम करता है, आप सेव करो और यहाँ पे आप अपनी बुक पास कर दो, दैट्स इट। ये क्या करेगा, ये उस बुक को अपडेट कर देगा, उस बुक को अपडेट कर देगा। बात सोचो कौन सी बुक को अपडेट करेगा, इस बुक के अंदर जो आईडी है उसे अपडेट करेगा। तो अगर आईडी गलत आ रही है तो आप एक बार क्या करो, क्या पता बुक यहाँ पे इसकी आईडी और इसकी आईडी डिफरेंट हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, कभी यूजर भेज सकता है तफरी करके, तो हम यहाँ पे बुक डॉट सेट आईडी, एक बार फिर से हम आईडी क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है, आईडी यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो अगर इसकी आईडी उसने दूसरी भेजी तो इसकी आईडी, ये आईडी दूसरी भेजी, तो मैं क्या करूँगा, ये वाली आईडी उठा के इसमें डाल दिया हूँ इस लाइन से, इससे होगा क्या, यही वाला बंदा अपडेट होगा, ये कंफर्म हो गया, श्योर हो गया, और यहाँ से अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद आपको यहाँ पे वॉइड रिटर्न हो जाएगा, कुछ रिटर्न होगा। तो ये बेसिकली इंप्लीमेंट हो गई सर्विस, और हम लोगों ने अपनी फेक सर्विस को रिप्लेस कर दिया अपने एक्चुअल सर्विस से। तो अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आप कंट्रोलर में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया कंट्रोलर में आपको कोई चेंजेस करने हैं, तो आपको कंट्रोलर में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, कंट्रोलर को एज इट इज रखना है। बस आपने क्या करना है, आपको यहाँ पे बुक रिपोजिटरी बनानी थी एक, और उसके बाद सिंपली ये जो मेथड्स प्रोवाइड करेगा, इन सारे मेथड्स को आपको सिंपली अपने बुक सर्विस में यूज कर लेना था, और मैंने अपने अकॉर्डिंग उसको अपडेट कर दिया। अब बारी आ गई कैसे हम लोग इसको टेस्ट करेंगे।
तो टेस्ट करना बहुत आसान है, सिंपली अपने प्रोजेक्ट को रन कर दिया, आप आ जाइए स्प्रिंग बूट डैशबोर्ड में, सिंपली अपने प्रोजेक्ट को रन कर दिए। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और तब तक मैं ओपन कर लेता हूँ अपना पोस्टमैन। कोई भी एरर आती है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अभी तक तो सब कुछ परफेक्ट है, अभी तक सब कुछ परफेक्ट है। आप देखोगे सब कुछ इनिशियलाइज वगैरह हो गया, इनिशियलाइज वगैरह भी हो गया। आप देखोगे तो कंसोल पे कोई एरर नहीं है, टॉमकैट चल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बुक्स गेट करने की बात करते हैं। तो अभी कोई बुक्स है नहीं, ठीक है, कोई बुक्स नहीं है, तो अब ऐसी बात है, देखते हैं क्या देता है, क्योंकि डेटाबेस में तो कोई बुक है नहीं, तो हम लोग सिंपली गेट करते हैं और बुक्स पे स्लैश मारते हैं, देखिए स्लैश बुक्स और सेंड कर देते हैं। तो आप देखोगे 404 नॉट फाउंड आया रिस्पॉन्स, और ऑब्वियस सी बात वही आना था क्योंकि हम लोगों ने हैंडल भी किया था, ठीक है। तो आपको देखोगे तो आप अपने कंट्रोल में अगर चेक करो तो अगर बुक्स नहीं मिली, उसके साइज अगर ना लाएगी, ठीक है, देखो मैंने ऊपर किया हुआ है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए साइज को 0 या 0 से कम मिली तो यहाँ पे नॉट फाउंड आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, जब सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा तो मैं यहाँ पे क्रिएटेड रिक्वेस्ट भेजूंगा, क्रिएटेड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टेटस में मैं डालता हूँ http status डॉट क्रिएटेड। तो मैंने आपको एडिट करते समय मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, बता दिया था, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे स्टेटस कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको क्रिएटेड ऑप्शन मिल जाए, क्रिएटेड स्टेटस मिल जाए। तो मैंने सोचा था बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है, इसीलिए मैंने दोबारा रिकॉर्ड नहीं किया, तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ गया, ठीक है, हाँ यहाँ पे क्या हो गया देखते हैं डॉट बॉडी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फिर से सही कर लेते हैं, सब कुछ गलत हो जा रहा है बार बार। स्टेटस हो गया, स्टेटस क्रिएटेड आ गया, डॉट बॉडी, और बॉडी में हम लोग क्या रख देते हैं, अपनी लिस्ट को सिंपली रख देते हैं, ठीक है। तो परफेक्टली यहाँ पे स्टेटस क्रिएटेड आ जाएगा। तो ये चीज़ अपडेट कर दिया। आप चलो क्रिएट करते हैं बुक्स को, ठीक है। तो एक बुक को क्रिएट करते हैं, बुक को सिंपली क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, जाएंगे पुट में, और पुट में सिंपली बुक्स ही पुट नहीं, आ जाएंगे पोस्ट में, अपडेट नहीं करनी, क्रिएट करनी है, और सिंपली आ जाएंगे बॉडी में, और बॉडी में सिंपली रॉ पे आ जाएंगे और जेसन सेलेक्टेड है। तो हम सिंपली यहाँ पे डाल रहे हैं क्या, देखो एक बुक जिसकी आईडी 12 है, ऑथर यहाँ पे जावा कंप्लीट रेफरेंस है, सॉरी टाइटल जावा कंप्लीट रेफरेंस है, ऑथर दुर्गेश तिवारी, सिंपली मैं सेंड कर देता हूँ। सो आप देखोगे क्रिएटेड स्टेटस है, दैट मीन्स डेटाबेस में कहीं ना कहीं चीज़ें क्रिएट हो गई होंगी। अगर हम लोग आ जाएँ अपने डेटाबेस को टेस्ट करें, तो हम लोग अपने डेटाबेस को टेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं सो डेटाबेसेस, तो आप देखोगे, बस एक सेकंड, स्पेलिंग गलत हो जाती पता नहीं, डेटाबेसेस यूट्यूब एपीआई को यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे यूज़, और यूज़ में लिखेंगे YouTube_API, और हम लोग लिखेंगे सो टेबल्स। तो आप देखोगे यहाँ पे देखो बुक्स नाम की टेबल अपने आप से क्रिएट हो गई, ये मैंने नहीं क्रिएट किया, ये यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन ने ही क्रिएट किया है, इस वाले एप्लीकेशन ने क्रिएट किया है। और ये इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि आपके पास प्रॉपर्टी जो एक थी जिसका नाम था, कौन सी प्रॉपर्टी, जिसका नाम था देखो ये वाली DDL-auto इक्वल टू अपडेट। अगर ये अपडेट नहीं होगा तो आपकी टेबल खुद से क्रिएट नहीं होगी, चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें अगर डेटा देखें तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम बुक्स, ठीक है। सो आप देखोगे आपकी एक बुक आ चुकी है। अब आपकी एपीआई बढ़िया परफेक्टली काम कर रही है, इसमें एक बुक और ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। सपोज आपकी एक बुक आ गई थिंक पाइथन, तो आप यहाँ पे थिंक पाइथन और ऑथर कुछ रख सकते हो एनोनिमस, तो हम यहाँ पे ऑथर एनोनिमस रख सकते हो, और आईडी आप बता सकते हो, आईडी वैसे भी ऑटो आएगी वहाँ से। तो आप देखोगे स्टेटस क्रिएटेड आ गया, और अगर आप डेटाबेस में फिर से आके सेलेक्ट करोगे तो इसने क्या किया, देखो टाइटल बुक का थिंक पाइथन है और एनोनिमस इसने ऐड कर दिया। आप गेट करते हैं, तो गेट कैसे करेंगे, सिंपली आपको गेट रिक्वेस्ट माननी है, आप देखोगे यहाँ पे आपको आईडी दोनों मिल जाएगी। अपडेट करना है तो सिंपली अपडेट वाला फंक्शन कॉल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अब जो फंक्शनैलिटी हम लोगों ने बनाई है, डिलीट करनी है, सपोज मुझे दूसरी वाली आईडी वाली बुक आईडी डिलीट करनी है, तो आप यहाँ से डिलीट यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे अपनी सिंपल आईडी पास कर सकते हो। या जैसे मान लो यहाँ पे एक ये बंदा था, अपडेट करना है, ऑथर गलत हो गया, ऑथर कुछ भी रखना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे पुट फॉर अपडेट यूज़ कर सकते हो। यहाँ सिंपली आईडी पास कर दो, 1 वाली बुक मुझे ऐड करनी है, और यहाँ पे थिंक पाइथन की जगह इसका ऑब्जेक्ट पे कॉपी कर लेते हैं। ये सब चीज़ मैनुअली हमें करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ दुर्गेश की जगह कुछ और ऑथर रख देते हैं, सपोज मैंने रख दिया है XYZ, और सिंपली आप, तो आप देखोगे अपडेट हो गया होगा। आ जाते हैं यहाँ पे
आप देखोगे XYZ अपडेट हो। तो इस तरीके से आप एपी इंप्लीमेंट करोगे क्या भैया डेटाबेस के साथ, इस तरीके से आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। सो आई थिंक आप चीज़ें समझ गए। अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। आप क्या करो, थोड़ा सा और मेहनत करो और इसको बनाओ, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब आप बहुत लोग सोच रहे हैं डेटाबेस से कनेक्ट करने का प्रोसेस मैंने आपको सिंपली यही बता दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे आपको कोई बड़ा एप्लीकेशन बनाना है तो सिंपली आपको यहाँ पे एंटिटीज़ ही तो बढ़ानी है और एंटिटीज़ में रिलेशंस बनाने, साथ ही साथ में बुक रिपोजिटरी की जगह और भी रिपोजिटरीज बनानी। तो मैंने आपको पूरा का पूरा बता रखा है इसमें। अपने प्लेलिस्ट की अगर बात करूँ तो इसमें पूरा का पूरा मैंने आपको बता के रखा है, ठीक है। आप देखोगे तो मैंने पूरा का पूरा आपको बता के रखा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि सारी चीज़ जेपीए के थ्रू कैसे काम करते हैं, सब कुछ मैंने बता के रखा है। कैसे आप अपनी क्वेरी चला सकते हो, सब कुछ बता सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, क्वेरी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बस आप एक बार आपको क्या करना है, ये प्लेलिस्ट देखनी है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप ये प्लेलिस्ट एक बार देखिए और फिर आप डिसाइड करिए और फिर आप एप्लीकेशंस को बना पाओगे। पूरी चीज़ देखोगे तो भैया अगर आपको बहुत अच्छे से सीखना है तो आप पूरी चीज़ जरूर देखिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आपको प्रोग्रामर बनना है तो यू मस्ट हैव अ गुड कंटेंट विद एक्यूरेट चीज़, क्योंकि चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बट आपको पर्टिकुलरली वो चीज़ आपको आनी चाहिए। चलो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप कीप लर्निंग और आप बढ़िया बढ़िया चीज़ें इंजॉय करिए, ठीक है। बाय बाय।